हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमब्रो एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उनके बारे में, और अपने 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे। आज अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 21 नंबर तत्वों के। तो सबसे पहले देखते हैं 21 नंबर पे तत्व आता कौन सा है। तो इसमें 21 नंबर पे जो तत्व आता है वो आता है स्कैंडियम। 22 पे आता है टाइटेनियम। 23 पे आता है वेनेडियम। 24 पर क्रोमियम। 25 पर मैग्नीज। 26 पर Fe। 27 पर कोबाल्ट। 28 पर निकल। 29 पर कॉपर। और 30 पर कौन आता है, जिंक। ये 22 हो गया, ये 23, ये 24, ये 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और रखना चाहो तो इसकी एक ट्रिक होती है क्या, देखो, शक्तिवान। शक्ति मतलब ये दो, वान, कर्माफ, कर्मा, फेर, को, नी, करूं, जी। इस तरह से इसमें जो है ट्रिक भी अपने यूज कर सकते हैं करना चाहें तो। ये जो है वो 21 से 30 तक याद, और अपने को बस 30 तक ही तत्व याद करने हैं, बाकी आगे के जो तत्व है वो अपने कॉलम वाइज जो है वो याद करते हैं। अब बात आती है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखो देखते हैं अपने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने नंबर पे था, ये किस पे। तो क्या होगा देखो, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद में क्या आएगा 3s2, फिर क्या आएगा 3p6, फिर क्या आएगा 4s2, 3d1। स्कैंडियम के बाद में आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम कितने पे, 22 पे। इसका क्या होगा देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। ये हो गया इसमें टाइटेनियम का। नेक्स्ट इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आएगा वेनेडियम का। वेनेडियम कितने पर, 23 पे। तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। वेनेडियम के बाद में आएगा क्रोमियम का। क्रोमियम कितने पर, 24 पर। तो क्या होगा इसमें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। अब अपने हो सकता है इसका लिख दें 3d4, पर वास्तव में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा ना वो 3d4 नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा। क्या आएगा देखो, 3d4 की जगह हो जाएगा 5, और 4s2 की जगह क्या हो जाएगा 4s1। ध्यान देना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक में इसमें थोड़ा सा चेंज है क्या, कि जितने में ये s2 आ रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा s1, और यहाँ पर 4 की जगह क्या हो जाएगा 5। कारण इसका ये है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन s से d में जाएगा तो ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। अर्धपूरित का मतलब d में टोटल 10 आते हैं, 10 का आधा 5। तो और ध्यान रखना, जिसमें भी अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ज़्यादा स्थायी होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन s से निकल कर कहाँ चला जाता है, d में। क्रोमियम के बाद में मैग्नीज आता है कितने नंबर पे, 25 पे। क्या होगा देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब दोबारा ये 4s2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3d5। बस ये क्रोमियम जो है इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद में मैग्नीज के बाद में 26 पर कौन आएगा, Fe। तो इसका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। उसके बाद में कोबाल्ट आएगा 27 नंबर पे। तो इसमें क्या होगा देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। कोबाल्ट के बाद में निकिल 28 नंबर पे। तो क्या होगा इसमें, 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। निकल के बाद में 29 नंबर पे कौन आ रहा था, कॉपर। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब अपनी हो सकता है ये सोचें कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, लेकिन कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। कैसे होगा चेंज, देखना कि यहाँ पर ये जो 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 9 नहीं आएंगे, 9 की जगह क्या आएंगे 10। और यहाँ पर ये जो इसमें 2 हैं, यहाँ पर 2 नहीं आएंगे, 2 की जगह क्या आएंगे 1। तो ये हो जाएगा 4s1। और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो ये हो जाएगा 3d10। ये इसमें थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। और उसके बाद में आएगा जिंक, कितने पर 30 नंबर पे। तो क्या हो जाएगा देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब एक चीज देखना आपकी, कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक और तरीका होता है, जो कि अपने उत्कृष्ट गैस के पदों में लिखते हैं। तो इसी तरह अपने वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखना है, तो पीरियोडिक टेबल निकालते हैं अपने। पीरियोडिक टेबल में आप देखना कि जो पीछे वाले हैं उसमें देखते हैं पहले कि स्कैंडियम कितने नंबर पे आ रहा है, 21 पे। कितने पे आ रहा है, 21 पे। ये देखो ये रहा यहाँ पे स्कैंडियम 21 नंबर पे, ये रहा, ये जो येलो कलर वाला है 21 पे। 21 से पहले 20, 20 से पहले 19, और 19 से पहले ये देखो 18 नंबर पे कौन सी आ गई उत्कृष्ट गैस, कौन सी, आर्गन। उत्कृष्ट गैस आ गई कौन सी, आर्गन। तो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख देते हैं, लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिया आर्गन, आर्गन लिख दिया। उसके बाद में आर्गन लिख दिया, 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में ये सिर्फ ये 3 तक ही लिखना होगा अपने को। कैसे देखना कि आर्गन आती है 18 नंबर पे। कितने नंबर पे आती है आर्गन गैस, 18 नंबर पे। तो मैंने जैसे ही आर्गन लिखा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कंप्लीट। अब मेरे को सिर्फ ये आगे वाला लिखना है, क्या लिखूंगा मैं, 4s2 3d1। यहाँ पे आर्गन लिखूंगा, क्या हो जाएगा 4s2 3d2। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d3। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d5। अब इसमें देखना कि मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर 2 आएगा क्या, नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। इस बात का आप ध्यान देना, 4s1 3d5। इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा आर्गन 4s2 3d5, और यहाँ पर क्या आएगा आर्गन 4s2 3d6। ये हो गया। आगे वाले में क्या लिखेंगे देखो, आर्गन 4s2 3d7। यहाँ क्या आ जाएगा आर्गन 4s2 3d8। यहाँ क्या आएगा आर्गन 4s1 3d10, और यहाँ क्या आ जाएगा आर्गन 4s2 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का दूसरा तरीका होगा। अब इसे लिखने का फायदा क्या है कि यहाँ पर जितने अपने को आर्गन से आगे लिखे हुए इलेक्ट्रॉन है वो उसके सारे क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और जितने आर्गन से आगे लिखे हुए इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि ये 1 बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा, 3 बंध बनाएगा। ज्यादातर ध्यान रखना ये जो जिंक है इसकी संयोजकता कितनी होती है, +2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है या 2 ही बंध बनाता है। कॉपर जो है, कॉपर की +1 भी होती है और +2 भी होती है। निकल की ज्यादातर जो होती है वो +2 रहती है, हालांकि कई जगह ये +4 में भी जा सकता है। तो ये दोनों है। कोबाल्ट जो है सेम कोबाल्ट के साथ है,
कोबाल्ट देखो ज़्यादातर जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। वहीं अगर अपने बात करें Fe की, तो Fe भी 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +2 और +3। Mn जो है वो देखो आप +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। कितनी? +7। सेम क्रोमियम के साथ देखो, क्रोमियम के CnC कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो ये भी ध्यान दो कि +3 से लेकर +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। वेनेडियम जो है वो +3 भी दर्शा सकता है और +5 भी। टाइटेनियम +2 और +4 दोनों। स्कैंडियम एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ज़्यादातर कौन सी? +3। तो ये इनकी क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था कह लो या संयोजकता कह लो। अब आप चीज़ नोटिस करना कि पहले बढ़ोतरी होती है +3 से 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर क्या होने लग जाती है? कमी। देखो ये 3 हो गई। आगे यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, कोबाल्ट में क्या है? यहाँ पर भी 3 ही है। निकेल में 2 हो गई, कॉपर में 1 पर आ गई, जिंक में भी कितनी है? 2। तो संयोजकता जो होती है या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक के साथ बदलती रहती है। ज़्यादातर क्या होता है? संयोजकता में पहले वृद्धि होती है, फिर क्या होने लग जाती है? कमी। अब ये जो 10 तत्व लिखे हैं ना मैंने, ये 10 तत्व, इनको बोला जाता है डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोला जाता है? डी ब्लॉक के तत्व। और ऐसा बोलते क्यों हैं? वो देखो कारण क्या है इसका। तो ध्यान देना कि ये जो तत्व हैं इनको क्या बोल देते हैं? अपने डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि देखना इन सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से कक्षक में प्रवेश कर रहा है? डी में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए इन तत्वों को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको ही क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। कारण इसका क्या है? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? डी डी संक्रमण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डी डी संक्रमण पाया जाता है, इसलिए इनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक और बात ध्यान देना बच्चों की जिंक, कैडमियम और मरकरी, कौन कौन से? जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहते। संक्रमण तत्व जो है वो नहीं कहते, लेकिन ये जो है डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये बात कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो संक्रमण तत्व तो नहीं कहलाते, लेकिन डी ब्लॉक के तत्व ये होते हैं। कारण इसका ये है कि इनमें डी डी संक्रमण जो है वो नहीं होता, और डी डी संक्रमण अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। सिल्वर यानी चांदी होती है और जो सोना होता है इनको क्या बोला जाता है? सिक्का धातु। क्या बोलते हैं? सिक्का धातु। सिक्का धातु क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका प्रयोग जो है पुराने समय में, और कॉपर का तो आज भी होता है, धातु का प्रयोग जो है वो सिक्के बनाने में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सिक्का धातु बोला जाता है। और एक और बात ध्यान देना बच्चों की, यहाँ पर ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। और एक बात ध्यान देना कि ये प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। आप देखना ज़्यादातर उत्प्रेरक आप जो पढ़ते हो वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और ये अंतरकाशी यौगिक बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं, यौगिक बनाते हैं, अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। तो ये इसकी कह सकते हैं कुछ से प्रॉपर्टीज हैं। तो ये हो गया सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखना कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में अपने सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखना कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए डी ब्लॉक के, पी ब्लॉक के और एस ब्लॉक के, तो अपने सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं? देखना
कि अगर अपने पीरियोडिक टेबल लेकर आए तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो आप उससे रिलेटेड और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं। देखो, अगर आपको स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है ना, तो आप इट्रियम का लिख सकते हो, और आप लैंथेनम का लिख सकते हो, आप एक्टिनम का लिख सकते हो। इसी तरह अगर आपको वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो आप नियोबियम का लिख सकते हो, टेंटलम का लिख सकते हो, या डबनियम जो है इसका भी लिख सकते हो। या अगर अपने मैं बात करूं, अगर आपको Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो आप जो है रुथेनियम का लिख सकते हो, ओस्मियम का लिख सकते हो। ध्यान रखना, ओस्मियम जो है इस आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है, जो अपने आप में क्या होता है, स्थायी होता है, या इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी तरह अगर आपको कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो आप Ag का लिख सकते हो, आप Au का लिख सकते हो। चेंज कैसे करना है, जैसे मान लो कॉपर वाला करके देखते हैं अपने। कॉपर वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते। अब कॉपर से पहले भी अगर आप देखो तो उत्कृष्ट गैस कौन सी है, आर्गन। Ag की अगर अपनी बात करें तो उत्कृष्ट गैस कौन सी है, क्रिप्टन। और Au की अगर अपनी बात करें तो उससे पहले उत्कृष्ट गैस कौन सी है, जिनोन। कौन सी है उत्कृष्ट गैस, ध्यान देना बच्चों, जिनोन है। तो कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखना कि कॉपर का आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये देखो यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को पता है, ये देखो ये लिखते हैं अपने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, Cu इक्वल्स टू आर्गन, क्या हुआ यहाँ पे, आर्गन। कॉपर का ये लिखा था अपने 3d10 4s1। तो अगर मेरे को Ag का लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, आर्गन के बाद में गैस कौन से, क्रिप्टन। 3 की जगह क्या कर दूंगा 4d10, 4 की जगह क्या कर दूंगा 5s1। इस तरह से कॉलम वाइज जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और कॉलम वाइज अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे होंगे तो अपने को उनकी संयोजकता भी पता रहती है। अपने को पता है कि कॉपर की संयोजकता जो होती है वो +1 और +2 है। इसी तरह से मिलता जुलता Ag की भी संयोजकता क्या होती है, +1 होती है। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आता है बच्चों, इसमें ध्यान देना, वो आता है कक्षकों की आकृति। क्या आता है, कक्षकों की आकृति क्या होती है ये, वो देखो भी। कक्षकों की आकृति, तो कक्षक अपने को पता है एक S होता है, एक P होता है, एक D होता है, और एक F होता है। तो ध्यान देना, जो S कक्षक होता है वो होता है गोलाकार। क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, गोलाकार। ये जो होता है ये होता है डंबलाकार। क्या होता है, डंबलाकार। ये जो होता है ये होता है द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार। और सबसे लास्ट में अगर अपने बात करें तो इसकी आकृति जो है जटिल होती है। असल में क्या, इसको एक पेपर पर या बोर्ड पर समझाना संभव नहीं होता, इसलिए इसको सीधा क्या बोल देते हैं कि आकृति क्या है इसकी, जटिल है। अब क्योंकि एस की आकृति गोलाकार है और अपने को पता है गोला जो होता है उसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए एस कक्षक क्या होते हैं, दिशाहीन। क्या होते हैं, दिशाहीन। ये क्या होते हैं, दिशायुक्त। और ये वाले भी क्या होते हैं, दिशायुक्त। सेम ये भी क्या होते हैं, दिशायुक्त होते हैं। तो एस कक्षक चाहे तो 1s है, 2s है, 3s है, कोई भी हो, अगर एस आ गया तो वो क्या है, दिशाहीन। इसी तरह पी के साथ है या डी के साथ है, चाहे 2p हो, चाहे 3d हो, 4d हो, 4p हो, वो सारे क्या होंगे, दिशायुक्त होते हैं। अच्छा, एक और बात इसमें देखना कि जो एस कक्षक होते हैं उसमें नोडीय तल नहीं होता, नोडीय तल नहीं होता, इसमें एक होता है, एक होता है क्या, नोडीय तल। वहीं द्विडंबलाकार में कितने होते हैं, 2। अब अपने उनकी जो आकृति बनाते हैं, तो पहले अगर एस कक्षक की आकृति बनाएं, एस कक्षक की, एस कक्षक की अगर आकृति बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगी। ये होगी 2 एक्सिस, ये मान लेते हैं एक्स, एक्स डैश, ये होगी वाई, वाई डैश। गोलाकार आकृति बनेगी कैसे, देखो इस तरह से, ये हो गया, ये क्या होगी, गोलाकार आकृति। किसकी होगी ये, एस कक्षक की। ये किसकी आकृति है, एस कक्षक की, एस कक्षक।
वहीं अगर पी की बढ़ाएं तो पी कक्षक की आकृति देखो कैसी होगी। पी कक्षक में 3 होते हैं। पहली बात तो पी कक्षक 3 होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। मैंने पी कक्षक की आकृति अभी भी आपको क्या बताई थी, डंबलाकार। तो एक ये हो गया, उसके बाद में यहाँ से आगे ये दूसरा, और ये क्या हो गया, तीसरा। तो डंबलाकार आकृति देखो कैसे बनेगी। मान लो अपने को बनानी है किसकी, पी एक्स, ये मान लेते हैं पी वाई, ये मान लेते हैं पी जेड। तो इसको आप एक्स मान लो तो ये वाई हो जाएगा, इसको आप वाई मान लो तो ये क्या हो जाएगा, जेड, जेड डैश हो गया, ये वाई डैश हो जाएगा। इसी तरह ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इसी तरह अगर अपने इसको जेड मान रहे हैं तो इसको क्या मान लो, एक्स मान लो आप, या वाई भी मान सकते हो, वाई मान लो। चलो अब आप सोचोगे सर जेड, इस एक्स पे आपने जेड ले लिया, यहाँ पर आपने एक्स ले रखी है। ध्यान देना बच्चों कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी एक्सिस को क्या मान रहे हो। आप जिस मर्जी एक्सिस को एक्स मान सकते हो, जिस मर्जी एक्सिस को वाई मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आकृति बनानी है अपने को, देखो कैसे बनेगी। पहला पी एक्स है ये, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी, ये इस तरह से। और एक और बात ध्यान देना, ये जो होते हैं वो अक्षों के ऊपर होते हैं, अक्षों के ऊपर स्थित होते हैं। ये कौन से वाले, पी कक्षक। पी वाई की देखो कैसे बनेगी, इस तरह से। और पी जेड की कैसे बनेगी, इस तरह से। तो ये किसकी आकृति हो गई, पी कक्षक की, पी एक्स पी वाई पी जेड। आप अपने देख रहे हैं कि ये जो पालियां बन रही है, ये जो डंबलाकार आकृतियां बन रही है, क्या बन रही है, अक्षों के ऊपर। नेक्स्ट अगर अपने बात करें डी कक्षक की, तो देखना क्या होगा। अब डी कक्षक में 2 हैं, डी कक्षक में कितने हैं, 2। एक तो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और दूसरे कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ध्यान रखना ये वाले जो हैं वो अक्षों के मध्य होते हैं। क्या होते हैं, अक्षों के मध्य। और ये वाले जो हैं ये क्या होते हैं, अक्षों के ऊपर। क्या होते हैं, अक्षों के ऊपर होते हैं। देखो कैसे बनेगी ये आकृति, सिंपल है। इसमें देखो बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ करने वाला इसमें। तो ये हो गया अपने इस तरह से, एक अपने इसको जो है कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से आकृतियां जो है बनती जाएगी, लेकिन इसकी आकृति जो है वो क्या होगी, डंबलाकार आकृति। कौन सी होगी बच्चों, ध्यान देना, डंबलाकार आकृति होगी। कैसे बनेगी वो देखते हैं अपने। तो पहला इसमें देखते हैं कि आकृति जो है वो क्या है, डी कक्षक की द्विडंबलाकार। डंबलाकार तो किसकी थी, पी की, इसकी क्या होगी, द्विडंबलाकार। द्विडंबलाकार का मतलब है कि इस तरह की ये जो आकृतियां बनाई है अपने, यहाँ पर कितनी बनेगी, 2, क्योंकि ये तो डंबलाकार थी। पी कक्षक की आकृति क्या थी, डंबलाकार, ठीक। और ये क्या होते हैं, 2 अक्षों के ऊपर होते हैं, 3 अक्षों के मध्य। ये मान लो एक्स है, ये वाई। तो ये अपने जो है मार्किंग कर ले इनकी एक्सिस की, ये अलग अलग दे रखी है। तो मैंने जैसा कि बताया कि पहले जो 3 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये वाले कौन से हैं, जो अक्षों के मध्य हैं। तो ये कौन सा है, डी एक्स वाई। ये कौन सा मैंने बनाया है, डी वाई जेड। ये कौन सा बनाया, डी जेड एक्स, क्योंकि 2 ही एक्सिस दिख रही है ना। ये कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। अब ये बनेगी कैसे वो देखो आप इसमें। पहली है डी एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच में बनेंगे 2 डंबल। पहला ये हो गया इस तरह से, पहला ये हो गया, और दूसरा ये हो गया इस तरह से। ये हो गया डी एक्स वाई। तो देखो दोनों पालियां जो हैं वो अक्षों के क्या आ रही है, बीच में। दूसरा हो गया डी वाई जेड, तीसरा हो गया डी जेड एक्स। ये इस तरह से देखो पालियां कहाँ आ रही है, अक्षों के बीच में। जो पीछे अपने बनाए थे उसमें क्या आ रहा था, पालियां अक्षों के ऊपर आ रही थी, यहाँ पालियां क्या आ रही है, अक्षों के बीच में। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या आएगी, अक्षों के ऊपर। तो ये देखो इस तरह से आएगा, ये हो गया पहला, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पाली है वो क्या, ये अक्षों के ऊपर। और उसके बाद में अगला आता है डी जेड स्क्वायर। क्या आता है,
डी जेड स्क्वायर। अब देखना एक चीज देखो आप यहाँ पे कि जो मैंने ये 4 बनाए हैं और ये जो 5 बनाए हैं, पांचों को ये द्वि डंबल तो बनाए नहीं, एक ही डंबल दिख रहा है इसमें। पर असल में यहाँ पर हुआ क्या है कि ये जो पहले वाले 4 आते थे इसमें 4 डंबल जो है वो अलग अलग प्लेन्स में पड़े हैं या अलग अलग समतल्स में पड़े हुए हैं, जिसके कारण ये कह सकते हैं अपने कि वो 4 अलग अलग दिख रहे हैं, या 2 डंबल्स जो अलग अलग दिख रहे हैं, 4 पाले अलग अलग दिख रही हैं। लेकिन ये वाला जो 5वां बनाया है ना, ये सेम है। सेम इन द सेंस कि ये जिस प्लेन में है, आगे वाला डंबल और पीछे वाला दोनों डंबल जो है वो सेम है। देखो कैसे कि ये हो गया, जैसे इसमें मैं समझाता हूँ आपको। देखना कि जैसे मान लो इसका कलर मैं ये कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको बिल्कुल सीध में ले आऊं और यहाँ रख दूं, तो मेरे को पीछे वाला जो डंबल है या पिछले वाली जो आकृति है वो दिखाई नहीं देगी। तो डी जेड स्क्वायर में यही होता है कि 2 डंबल्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होते हैं, सीध में, जिसके कारण दोनों एक समय पर देखे नहीं जा सकते। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने साइड से देखते हैं तो अपने दिख जाते हैं कि डंबल कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे। तो ये डंबल्स जो है वो सेम रहें, या ये कहें कि डंबल जो है वो 2 दिख सके पेपर पे, इसलिए क्या होता है इन डंबल्स के साइड में जो एक रिंग लगा दी जाती है। कैसे देखना, इनके साइड में क्या लगा देते हैं अपने, एक रिंग लगा देते हैं इस तरह से, ये इस तरह से, जो ये शो कर रही होती है कि यहाँ पर डंबल एक नहीं बल्कि 2 हैं जो कि एक दूसरे के क्या पड़े हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं। तो ये आकृति होगी किसकी, डी कक्षक की। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, मेनली पी में से पूछा जाता है कि पी कक्षक जो होते हैं वो अक्षों के ऊपर होते हैं, अक्षों के मध्य। तो ध्यान देना कि पी कक्षक जो होते हैं वो अक्षों के ऊपर होते हैं, आकृति क्या होती है उनकी, डंबलाकार। पी एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर, पी वाई जो होता है वो वाई एक्सिस के ऊपर, और पी जेड जो होता है वो जेड एक्सिस के ऊपर। वहीं अगर अपने बात करें डी कक्षक की, तो डी कक्षक में क्या होता है कि द्विडंबलाकार आकृति होती है। और डी कक्षक टोटल कितने हो गए, देखो 5 हो गए। कुल कितने होते हैं ये, 5 होते हैं। कुल कितने डी कक्षक, 5। उसमें से 3 तो ये हो गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये क्या अक्षों के मध्य में है। और डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जेड स्क्र ये क्या है, अक्षों के ऊपर है। क्या है, अक्षों के ऊपर। तो डी एक्स वाई में ये बना दिया अपने अक्षों के बीच में बनी हुई पालियां। डी वाई जेड में देखो ये भी क्या अक्षों के बीच में। डी जेड एक्स में देखो जेड और एक्स एक्सिस के बीच में पालियां बनी हुई है। डी एक्स स्क्र वाई स्क्र में देखो आपकी पालियां जो है एक्स और वाई एक्स के ऊपर बनी हुई है। और डी जेड स्क्वायर में क्या है कि 2 है पालियां, यानी डंबल्स तो 2 ही बने हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है, या उनके मध्य कोण जो क्या है 0 डिग्री, जिसके कारण एक समय पर एक ही दिखाई देता है। और दूसरे डंबल को दर्शाने के लिए साइड में क्या लगा देते हैं अपने, एक रिंग लगा देते हैं, जो ये दर्शाता है कि यहाँ पर कितने कक्षक हैं, 2। तो बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आप हमारी ये जो क्लास है हमारी यूट्यूब ऐप पर, जो ऐप है उस पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।